Hello. Hi, everyone. My name is Saurav Mishra. First of all, a huge thanks to UPSC Time team for contacting me. Uh, I have secured All India rank 25 in ESC 2023 uh, in the civil engineering discipline. Last time जब हम stream कर रहे थे due to some difficulties नहीं हो पा रहा था. This time I hope it will go well. So एक brief introduction मेरे बारे में. I have done my BTech from NIT Srinagar in civil engineering discipline, and I completed my BTech in the year 2021. लगभग फोर्थ ईयर के स्टार्ट से ही आई हैड स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. तो जब मैंने प्रिपेयर किया तो माय एम वाज इनिशियली फॉर गेट. इट वाज नॉट रियली एसी. तो जब मैंने 21 में गेट लिखा था विद माय फाइनल ईयर, माय रैंक वाज 1300 समथिंग. उसके बाद मैंने फिर आई रोट गेट 2022 अगेन. मैंने ब्रीफली उस 1300 रैंक से मुझे आईआईटी दिल्ली में स्ट्रक्चर मिला था इन एमटेक. तो आई जॉइंड बट आई देन क्विट इन दिसंबर एंड फिर आई अगेन केम एंड आई वांटेड टू डू दिस गेट प्रिपरेशन अगेन. लेकिन 22 में फिर से मेरी रैंक 1200 कुछ आ गई. तो उसके बाद क्या हुआ, आई डिसाइडेड कि नहीं, आई हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, आई हैव टू गो टू दिल्ली एंड प्रिपेयर. तो मैं फिर 2022 में इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड आई गेस आई जॉइंड कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग इन दिल्ली साकेत में. तो उसके बाद क्या हुआ, आई प्रिपेयर्ड एंड द एम वाज फॉर गेट. गेट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 29 आई थी और ईएससी 2023 में फिर मेरी रैंक 25 आई थी ऑल इंडिया. तो अब इस पे ये ब्रीफली जर्नी के बारे में था. रही बात अब स्ट्रैटेजी की. अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी इसमें ये थी कि आई डिड नॉट वांट टू, मतलब मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा था. मैं बहुत क्लियर था कि आई वुड लाइक टू हैव अ जॉब, क्योंकि ऑलरेडी 1+ ईयर हो गया था, ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाला था आफ्टर ग्रेजुएशन. आई डिडंट हैव अ जॉब. तो माई प्रायोरिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज गेट. तो मैंने गेट के पीवाईक्यूज लगा लिए. ईएससी वाज देयर. ईएससी भी मैं कर रहा था, जो वो लोग करा रहे थे. ऑफलाइन टेस्ट देता था, पीवाईक्यूज कर लिया था. दिसंबर मिड तक, दिसंबर जनवरी मिड तक आई वाज सोली डिवोटेड इनटू माय ईएससी प्रिपरेशन. और उसके बाद मैं आई स्टार्टेड डूइंग माय गेट प्रिपरेशन एज वेल जनवरी में. तो जब मैंने अपना ईएससी प्रिपरेशन किया, ईएससी प्रिपरेशन में आई यूज टू डू माई पीवाईक्यूज. पहले तो सिलेबस कंप्लीट किया टिल नवंबर. उन दिनों ये फरवरी में एग्जाम लेते थे. इस साल तो जून 25 में है. तो जब ये एग्जाम हो रहा था, मतलब फेब 19 का शेड्यूल डेट था. जनवरी 15 तक आई थिंक लास्ट ऑफलाइन टेस्ट था दिल्ली में, वो मैं देने गया था. एंड माई वे ऑफ प्रिपरेशन, इफ यू आस्क मी, वाज सोली बेस्ड ऑन टेस्ट सीरीज. अगर आप बोलेंगे कि what you have to do definitely for ESC, that is test series, test series, test series. I cannot stress the importance कि कितना ज़्यादा important होता है टेस्ट सीरीज में अपीयर करना. एंड इन एडिशन टू दैट, इफ़ यू आस्क मी, आप जितने भी पीवाईक्यूज लगा लो, आजकल के जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, दे आर ऑब्वियसली अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. दे विल रिक्वायर यू टू नो एवरीथिंग ऑलमोस्ट. फॉर एग्जाम्पल 2024 का पेपर उठा के आप देखिए, जो लास्ट ईयर आया था. इट कंप्राइज्ड आई थिंक 13 क्वेश्चंस आए थे टनलिंग से. टनलिंग इज अ वेरी नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. अगर उससे 13 सवाल आ रहे हैं तो आप पीवाईक्यू में बहुत सारा डिपेंड नहीं कर सकते. हमारा जो पेपर आया था 2023 में, इट वाज अ वेरी, मतलब वो भी अनप्रेडिक्टेबल सा था. कौन प्रेडिक्ट कर सकता था कि स्ट्रक्चर वुड बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स और मतलब डब्ल्यूएसएम से सवाल आ जाएंगे, इस तरह की चीजें. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. तो मैं अपने स्ट्रैटेजी को ब्रीफली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा. एक है जीएस पेपर 1 की स्ट्रैटेजी, एक है टेक्निकल पेपर 2 की स्ट्रैटेजी. अगर हम जीएस पेपर 1 को देखें और उसको एनालाइज करें कैसे करने हैं, तो आउट ऑफ द 10 सब्जेक्ट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट्स आर मैथ्स एंड एप्टीट्यूड. इफ यू आर गुड इन मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, उसमें से ऑलमोस्ट 200 मार्क का पूरा जीएस का पेपर होता है, राइट? तो 25 सवाल लगभग इन दोनों को मिला के आते हैं आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस इन द एग्जाम. आपको 25 में 25 करने हैं ऑलमोस्ट, या फिर 24-23 तो आपको सही करके ही आने हैं.
वहाँ से आपको 40 से 50 नंबर निकालने ही निकालने हैं। क्योंकि देखिए मैं अपने मार्क्स भी बताऊँगा, मेरे जीएस में 80 मार्क्स थे और टेक्निकल में मेरे 180 मार्क्स थे। तो 80 मार्क्स इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड स्कोर प्रीलिम्स में, जीएस में। तो व्हाट आई डिड राइट, आई थिंक मैं टेस्ट सीरीज देता था एंड उसके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। देखिए बहुत टेक्निकल सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जो कि आपको बहुत कॉमन सेंस बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आप उस लैंग्वेज को पकड़िए, उसको एनालाइज कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। उसके अलावा इफ़ यू सी the main subjects of GS, if you ask me, where you should put efforts are environment, quality standards, material science, and engineering drawing. आईसीटी एथिक्स मैं नहीं रेकमेंड करूंगा बिल्कुल भी कि आप बहुत टाइम दीजिए इस पे। करंट अफेयर्स मतलब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा मत इन्वॉल्व होइए, क्योंकि इट इज़ जस्ट गोइंग टू किल अ लॉट ऑफ योर टाइम विदाउट एक्चुअली फेचिंग यू अ गुड नंबर ऑफ मार्क्स। अब इसके अलावा अगर हम देखें, दिस शुड बी योर गो टू मंत्रा। आप जब पढ़ लें, ये एक स्टैंडर्ड सिलेबस पढ़ाते हैं कोचिंग्स, तो कोचिंग्स का आप मटेरियल कर लीजिए इसके लिए, क्योंकि इंडिया में हर कोई वही कर रहा है। तो उसमें से एटलीस्ट कुछ आए तो आपका वो ना छूटे। लेकिन उससे सवाल आपके बहुत ज्यादा लगेंगे नहीं सवाल आपको। मतलब अगर आपने कोचिंग का सारा भी रट लिया, इट इज हार्डली मतलब पॉसिबल कि आप 60-65 क्रॉस करोगे। तो एक्चुअली 65 इज नॉट अ बैड स्कोर, लेकिन 65 पे आपका शायद सिलेक्शन 1-2 मार्क्स से रुक सकता है। तो एक्चुअली कंफर्म योर सिलेक्शन, यू हैव टू क्रॉस दैट 80 मार्क्स बैरियर। तो 80 मार्क्स के बैरियर को क्रॉस करने के लिए हाउ टू गो फ्रॉम 65 टू 80, दैट इज बाय टेस्ट सीरीज। आपकी आंखें ट्रेंड होनी चाहिए कि आप मतलब वो चीजें आप देखो और एकदम से कैच करो, ठीक है, तभी जाके ये होता है। तो आप उस लैंग्वेज को पकड़िए। मानो एथिक्स का कोई एथिकल डिलेमा का सवाल है, तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन उसको आप फिर मतलब उस नजरिए से देखिए कि हाँ, मतलब ये चीज हो रही है ऐसे, या फिर कुछ मतलब बहुत ही ऐसे ड्रास्टिक चेंज हो गया, तो वो लैंग्वेज से आप पकड़िए। तो ये चीज आपको टेस्ट सीरीज ट्रेन कर लेंगी और आपका नंबर, आई बेट यू, आप 7 से 8 टेस्ट लगा लीजिए और बहुत पीवाईक्यूज में मत घुसिए जीएस में। जस्ट 2023 का अभी देखिए, 2024 का देखिए फॉर 2025, नथिंग मोर, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, कमिंग टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ प्रीलिम्स। टेक्निकल पार्ट ऑफ प्रीलिम्स अगर हम देखें तो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स व्हिच हैव टू बी कवर्ड। गेट ईएससी में सेम ही वेटेज होता है इन दोनों का। तो एनवायरनमेंट, सॉइल और आपका ट्रांसपोर्ट सर्वे, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके अलावा आरसीसी स्ट्रक्चर स्टील के एक्चुअली 3 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट हो गए। ये इसके आपको कोडल प्रोविजंस रटे रहने चाहिए। और मतलब ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आप फंस सकते हैं उसमें, तो आपको नहीं फंसना है। आपको मतलब ये चीज के बारे में अवेयर रहना है कि ये जो आपको जो डाउट्स आ रहे हैं और ये जो आपको मतलब कंफ्यूजन्स हो रहे हैं वो ना हो आगे। इसको अच्छे से पढ़िए, हर कोडल प्रोविजन को आप मतलब कहीं रख, जैसे मैं क्या करता था, मैं चिट्स बना लिया था, ठीक है, जो स्टिकी नोट्स आते हैं मार्केट में छोटे छोटे, पिंक, येलो, तो कलर कोडेड भी होते थे, सब्जेक्ट के वाइज मैंने कलर कोड करके रखा हुआ था। तो उसको मैं लगा देता था, तो सारे कोडल प्रोविजंस मतलब आंखों के सामने रहते थे। और वो मतलब क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें, मतलब कंटेंट ऑफ वाटर पूछ लेगा, ठीक है, पीएच रेंज ऑफ वाटर पूछ लेंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे जो कि आपको थियोरेटिकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, न्यूमेरिकली देखिए गेट आप कर ही रहे हो, तो गेट प्रिपरेशन इज अ मस्ट। ईएससी विदाउट गेट नहीं होता। तो गेट प्रिपरेशन एक्चुअली मेक्स यू सॉलिड इन योर न्यूमेरिकल। तो मैं ईएससी में न्यूमेरिकल्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं बस थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ। और थियोरेटिकल जब आप करोगे, यू विल रियलाइज कि थियोरेटिकली साउंड होने का मतलब है कि बहुत सारे थियोरी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो अच्छे से, कोडल प्रोविजंस आपको पता हो। तो वही सब चीजें हैं जो कि एक्चुअली मैटर करेंगी एंड में। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मुझे एक और बेंचमार्क देखो इस चीज में कि मतलब व्हाट कुड बी डन, व्हाट कुड नॉट बी डन, आप इसके भी टेस्ट सीरीज लगाओ। मेरे 180 नंबर थे, विच वाज नॉट मतलब नॉट अ बैड स्कोर, बट काफी एवरेज स्कोर है। 200 210 तक ला सकते हैं। आई मेड अ लॉट ऑफ एरर्स ऑन दैट डे, क्योंकि मैं शायद थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीएस पेपर में अटेम्प्ट कम हुआ, और अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में एक्चुअली आई मेड अ लॉट ऑफ एरर्स। लाइक आई हैड एन अटेम्प्ट ऑफ अबाउट 133 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, लेकिन फिर भी मेरे नंबर सिर्फ 180 ही आए, मतलब विच इज अ वेरी नॉट अ वेरी गुड फेचिंग नंबर।
तो क्या हुआ कि नहीं आया, बिकॉज अगेन नेगेटिव हो जाते हैं जब आप जल्दीबाजी करते हो। जल्दीबाजी भी नहीं करना, वो परफेक्ट बैलेंस निकालो आपका कि कितना आप करोगे और उससे आपका कितना बेनिफिट आएगा। अच्छा, ये हो गया प्रीलिम्स का। नाउ कमिंग टू मेंस। मेंस की अगर बात करें, आई हैड अ स्कोर ऑफ 225 इन माय पेपर 1, जिसमें स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स होते हैं, और आई हैड अ स्कोर ऑफ 220 इन माय पेपर 2, जिसमें कि बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे सॉइल हो गए, फ्लूइड हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो व्हाट आई डिड राइट, like my combined score was 445, which was the third highest. So that is a lot of marks. Like, so what did I do right here? So see, the thing is that I uh, I obviously implemented a lot of the things जो मैं न्यूमेरिकली स्ट्रांग था। मैं पीवाईक्यू लगाता था, मोर देन द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एक्चुअली टाइम नहीं मिला था 3 महीने, इस बार 2 महीने है, तो यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मिनट दैट यू गेट। व्हाट यू डू इज, जब आप पहली बार लगाओ ना उसको, मतलब जो सही हो रहा है उसको देखो भी मत दोबारा, बस जो गलत हो रहा है उसको देखो, उसको देख के ही लगा लो। लेकिन वही बात है। और मेंस एक ऐसा डाइवर्स चीज नहीं है, उसको एकदम आप गेट के प्रिपरेशन की तरह ही देखो। हाँ ठीक है, डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स अलग हैं। आरसीसी में हर चीज का एक एक टिपिकल क्वेश्चन आता है। मानो बीम का डिजाइन हो गया, ब्रिज का डिजाइन हो गया, या फिर आपका कैंटिलीवर वॉल का डिजाइन हो गया, रिटेनिंग वॉल का डिजाइन हो गया। तो ये सब का एक टिपिकल सवाल आप करके रखो। स्टील में भी वैसे ही डिजाइन का एक टिपिकल, प्लेट गर्डर का एक सवाल लगा के रखो, गैंट्री गर्डर का एक सवाल लगा के रखो, बीम कॉलम का एक एक सवाल लगा के रखो। तो एक सवाल इज इनफ, लेकिन उसको आपको पूरी तरह से रटा होना चाहिए, तभी जाके आप वहां पे रिप्रोड्यूस कर पाओगे जब आप रियल एग्जाम पे बैठे होगे। अच्छा, इसके अलावा व्हेन वी गो टू दी एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू में आई हैड अ स्कोर ऑफ 120। तो इंटरव्यू बेसिकली आपको गाइडेंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत होगा, बिकॉज बहुत जगह से आप मॉक्स दोगे एंड ऑल दैट, बट हार्डली मॉक्स में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है, विच इज़ वेरी, मतलब ऐसा सिमुलेशन नहीं हो पाता है रियल यूपीएससी एनवायरनमेंट में। तो वहाँ पे यू हैव टू कीप योर कंपोजर। एटलीस्ट जो आपको आता है वो आप अच्छे से एक्सप्रेस करो। और मतलब यही यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आप अपने आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, रादर देन द थिंग कि आप कितना जान रहे हो, जो नहीं जान रहे हो उसको आप कैसे अवॉइड कर रहे हो। ये सब चीज़ें एक्चुअली इम्पोर्टेंट हो जाती हैं इंटरव्यू में, जब व्हेन वी गो टू द इंटरव्यू स्टेज। तो इंटरव्यू में माय स्कोर वाज 120। ईयर का जो हाईएस्ट स्कोर था दैट वाज 140। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है प्रशांत यहाँ पे, जिसका रैंक 24 आया है, उसके 140 नंबर है। एंड ही हैड अ वेरी गुड इंटरव्यू। उसको टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जब पूछा गया, ही गेव वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर्स। वही अगर हम लोग मेंस में देखें, तो मेंस में बहुत सारे लोग हैं जो कि 430, 415 ऐसे, जो कि मतलब मेंस prelims में they had scored about 300 or 500. They went as low as to 390 and all. Like एक और मेरा दोस्त है शशांक शेखर मिश्रा, he just he is rank 6 in gate, but he somehow could not find ways to express himself in mains, और उसमें उसका नंबर कम हो गया। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो you have to beware of these things. तो other than that, there are a lot of small aspects that you have to also know, like time management। और अभी बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना फॉर दिस ईएससी। अगर मुझे कुछ आपको एडवाइस देना है तो इट इज कि इस बार जून में एग्जाम है, अबाउट 1.5 months रिमेन। दिस टाइम आपको सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म करना है, या फिर 10-15 दिन में अभी पूरा सिलेबस खत्म कीजिए। लास्ट का जो 1 महीना है दैट इज वेरी क्रूशियल। उस 1 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाने हैं। तो देर इज एब्सोल्युटली, मतलब आप ऐसा मत समझिए कि बहुत ज्यादा कुछ मतलब टेंशन लें, या फिर ये सब आपको नहीं लेना वो। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी आपको पूछ रहे हैं, जो भी आपको आ रहा है, वो आपको अच्छे से कंसोलिडेटेड रहे, और जो नहीं आता आप उसको कहीं जोड़ लो। नए नंबर आ रहे हैं, सीख जाओ यार। लास्ट डे तक भी सीखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कोई, मतलब इट्स नॉट अ फॉल्ट कि नंबर नहीं आ रहे, बट ना सीखना, ना इनकॉर्पोरेट करना उस चीज को, दैट कुड बी अ बिगर मिस्टेक
according to me. Okay. So that was a brief on my journey, and I wish you all the best. लेकिन I am also seeing a lot of questions. So एक पहला क्वेश्चन है, आपकी प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटेजी कैसी रहती थी? आई हैव ऑलरेडी इलैबोरेटेड ऑन दैट. देयर इज अनदर क्वेश्चन कि 27 में अपीयर होने के लिए अभी से क्या करें? 27 मतलब आप अगर अभी आई डोंट नो इफ यू आर इन कॉलेज. इफ यू आर इन कॉलेज यू मस्ट बी इन सेकेंड ईयर. एम आई राइट? तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो द बेस्ट थिंग इज विथ योर सिलेबस ट्राई टू डू थिंग्स. और आप अपने सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं, आपके डोमेन में जो भी चीज़ें हैं, उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि सिलेबस जो चीज़ है वो बड़ा डायनामिक है. ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे आता है, लेकिन ये कोई नया कॉन्सेप्ट दिख जाएगा. तो ये सब चीज़ें ना आप अभी कर सकते हो. मानो आपको कोई डिजाइन अच्छे से देखना, आपको इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट में जाओ. अभी सिविल में इंटरेस्ट एक्सप्लोर करो एटलीस्ट थर्ड ईयर के एंड तक. फोर्थ ईयर से आपको मैंने जो बोला है वही करना है, लेकिन अभी इंटरेस्ट बनाओ. सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट डज मैटर, क्योंकि बहुत जगह पे शॉर्ट टर्म मेमोरी काम नहीं आएगी. आपका लॉन्ग टर्म कोई इंटरेस्ट वाला चीज होगा, वो आप करके आ जाओगे. ओके, नेक्स्ट इज आई हैव एलैबोरेटेड स्ट्रेटेजी. मेंस की आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें? अगर इसी तरह से साइकिल रहा, जून से रहा, लुक मेंस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल प्रिपरेशन. अब से बहुत पहले से. दिस इज नॉट सिविल सर्विसेज जहाँ पे कि आपको आंसर राइटिंग की अलग से प्रैक्टिस करनी होती है, और एक्सपेक्टेशन भी वो नहीं है. एक्सपेक्टेशन यूपीएससी का बस इतना है, आप सही आंसर निकाल सको. स्टेप्स वेब स्टेप मार्किंग वगैरह आई डोंट नो होता होगा कि नहीं, बट आई डोंट थिंक होता है इतना ज्यादा. ठीक है, तो कमिंग टू दिस थिंग, आप जैसे ही आपका जून 7 को खत्म हो जाता है, 10-15 डेज में, चाहे आपका क्लियर हो ना हो, ठीक है, यू गो फॉर द अल्टीमेट थिंग. यू गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईएससी मेंस. आप पीवाईक्यू बुक्स खरीद लीजिए. जो भी आपको टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि नए नए टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, जैसे हम मेंस करने जाते हैं, स्ट्रक्चर में मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड विथ स्वे आ जाता है, डिजाइन के सवाल आ जाते हैं आरसीसी में, सॉइल में भी पाइल के डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं आप अपने चीजों में ऐड करते जाइए. तो ये जब मतलब ऐड होते जाएगा, आपको यही चीज एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा. ओके, तो why ESC? Look, I'm a civil engineer, and tell me a better job than ESC in our country for a civil engineer. So that was my precise reason why I thought of preparing. And it is still a very sought after job. The departments have a lot of authority, और आपको बहुत ज़्यादा scope of work मिलता है. For example, आप अगर NHAI का काम देखो, मॉर्थ के अंडर जो आता है, इट्स अ वास्ट फील्ड दैट इज देयर. उसके अलावा अगर हम देखें, यस, उसके अलावा अगर हम देखें अदर, लाइक आई मीन आईडीएससी, डिफेंस में आप एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को सर्व कर सकते हो, इंडियन कोस्ट गार्ड को सर्व कर सकते हो. आप बहुत जगह पे आप पोस्टेड होगे. आप जब एजी बन के जाओगे, इट इज़ अ वेरी बिग ऑफिस टू हैंडल. आपको बहुत कमांड का मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा. तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो इसीलिए ईएससी एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3-4 डिपार्टमेंट्स इट्स वेरी मच वर्थ इट. और एंड विद द इंक्लूजन ऑफ रेलवेज, आई डोंट सी एनी रीजन कि क्यों इस साल बहुत बच्चे नहीं इंटरेस्ट देंगे और बहुत कंपटीशन हाई होगा. सो योर प्रिपरेशन हैज टू बी रियली टू द पॉइंट इस साल. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर माय इंटरव्यू क्वेश्चंस? ओके, इंटरव्यू मेरा करीब 25 मिनट का चला था. My panel was headed by Shri Rajiv Chaubey. Rajiv Chaubey sir retired last year. So my question, actually, the first question that he asked, how should we make a hole in the wall so that it does not collapse? What's the largest hole? What's the shape of the hole? So I lost the plot. I was not sure about my answer, और मैंने मतलब थोड़ा फंबल किया वहां पे. तो वहां पे एक्चुअली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर दिया मैंने. आप कभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं शो कर सकते. नो मैटर व्हाट, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट विद योर थिंग्स, राइट? सो ये एक हो गया. बाकी टेक्निकल में यमुना फ्लडिंग उस टाइम पे न्यूज पे था, अगर आपको याद हो तो. दिल्ली में रेन्स हो गया था, तो फ्लड प्लेन्स पे पानी आ गई थी. तो उस पर मेरे को सवाल था कि क्या था, क्या प्रॉब्लम था. तो ही आस्क्ड मी 2-3 टाइम्स. आई वाज आंसरिंग कि सर पानी आ गया था हैबिटेबल एरियाज में, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि जो फ्रॉथ था, फ्रॉथ एक्चुअली बहुत ऊपर लेवल तक आ गया था. तो ये जो चीज है ना, मतलब यू हैव टू एक्सप्रेस दैट. यू कांट रियली मतलब लीव इट टू चांस कि हाँ मतलब आपको एग्जैक्ट आना चाहिए, वरना दे वोंट बी सेटिस्फाइड. अदर देन दैट, दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस ऑन सर्वे, दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस ऑन स्ट्रक्चर, टेक्निकल क्वेश्चंस. आई कुड आंसर देन.
pretty satisfactorily, but ये जो थोड़े current oriented सवाल थे और जो थोड़े generalist सवाल थे उसमें I messed it up. I will advise कि आप बहुत vast areas of चीजें ना देख के जाओ, लेकिन जो आप देख के जाओ उस पे अच्छा कमांड रखो, और जो आपको नहीं आता please be very frank to them, sir, I have not studied this right now, I'll do this if given a chance. Okay, so आपको सर कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें स्ट्रगल फेज में, जो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन कैसे ओवरकम करें? ओके, सो कंसिस्टेंसी, लुक, आई हैव अ फ्रेंड नंदन. नंदन इज अ गाय जो कि 2023 में ईएससी जब लिखा था उसका 72 रैंक आया था. उसने फिर से लिखा, उसका 12 रैंक आया. ही हैड अ गुड रैंक, उसे सर्विस एमईएस क्यूएस एंड सी मिला था, लेकिन ही अगेन वेंट फॉर द थिंग. तो अगर सिलेक्शन करके लोग कंसिस्टेंट रह सकते हैं तो why can't you do that, right? So you can also implement techniques. You can just think of the bigger goal. जो आपके goal है वो बड़े होने चाहिए as compared to the other things. So that is how you can actually maximize upon these things. Okay. ESC ऑफिसर का ट्रेनिंग कैसे होता है? ओके, ट्रेनिंग देखिए हर डिपार्टमेंट का अलग है प्रोसेस. I am in IDSC, so we have 3 legs. There's a Pune leg, there's a Hyderabad leg, there's a Delhi leg. दिल्ली में आप प्रेसिडेंट से फिर मीट करते हो, तो there are a lot of processes. आप बहुत से schools जाते हो, आपको गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, टेक्निकल, मैनेजमेंट, बहुत चीज़ों पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर जाके आपका फिर वो एक मिला जुला एक ये बनता है. तो इट्स अ वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस. फिर आपको बहुत जगह ट्रैकिंग, विलेज विजिट वगैरह का भी मौका मिलता है, तो इट्स अ मस्ट डू थिंग. Training is the one of the best parts of your training, or any training for that reason. So please have no reservations. Any department you get, training will be great. Next, ESC ऑफिसर का वर्क क्या होता है? अगेन प्लीज लुक इट अप, प्लीज लुक इट अप, यू हैव टू लुक इट अप. अब मैं आपको बता सकता हूँ, बट अगेन आई वुड लाइक यू टू लुक इट अप. मेनली इट इज एग्जीक्यूशन का काम है. मेनली आपको प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करने हैं, लोगों को हैंडल करना है, मटेरियल्स हैंडल करना है, लेबर हैंडल करना है, प्रोजेक्ट्स हैंडल करना है. दोज आर द मेजर जॉब्स दैट यू हैव टू डू एज अ सिविल इंजीनियर. इट्स नॉट अ वेरी साइट स्पेसिफिक जॉब, क्योंकि वो जेई है, ये ग्रुप ए में थोड़ा बहुत चीजें दिखती हैं, बट अदरवाइज these things don't really count that much. Okay, DAF का देखिए फंडा सिंपल है. DAF में आपको जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो आपका जो इंटरेस्ट है उससे अलाइंड होना चाहिए. अदर देन दैट, DAF में आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, वो आप कोट कर सकते हो. अदर देन दैट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. आपको अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप उस टाइम पे कोई भी अगर वीडियो बना रहे हैं, बनाते ही हैं, या फिर कोई सेशन ले रहे हैं कोचिंग्स वाले, उनसे जाके आप वो सेशंस लें और अपने डाउट्स एक पर्सनल वन ऑन वन बेसिस पे क्लैरिफाई करिए कि क्या आपको डालना चाहिए. तो आपका डैफ, मतलब ऐसा ना हो कि आपका डैफ ही आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए और उसी से सवाल बन जाए उनके लिए, राइट? तो ये चीज़ें आपको देखनी है. अच्छा, mistakes. My mistakes were, see, one of the major mistakes that I was making was tests का non analysis. टेस्ट तो मैं बहुत सारा देता था, but again I don't know if they would work or not, right? So one of the main things that I used to do was मतलब पहले प्रिपरेशन में मैं बहुत टेस्ट देता था, डिडंट एनालाइज देम इनफ, बस हो गया, हाँ मार्क्स देख लिए. मार्क्स नहीं देखना होता, आंसर्स देखने होते हैं, आंसर्स के सॉल्यूशंस देखने होते हैं, और उन्हें कहीं पे नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना होता है. तो दैट इज द थिंग यू नीड टू डू. ईएससी में फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है क्या? यस, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन कलर ब्लाइंडनेस. अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप 2-3 सर्विस के लिए एलिजिबल होंगे. आई थिंक सीपीडब्ल्यूडी और सेंट्रल वाटर कमीशन ऐसी 2 सर्विसेज हैं जहाँ पे कि आप फिजिकल रिक्वायरमेंट पे अगर नहीं हो तो आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा. अदरवाइज फॉर ऑल अदर सर्विसेज आई डोंट थिंक देयर इज मच. ओबेसिटी का भी एक है, अगर आपका मतलब मुझे एग्जैक्टली वो बॉडी रेशियो या फिर कुछ होता है, वो अगर आपका कम है तो वो फिर वो भी आपके लिए हिंड्रेंस हो सकता है काफ़ी सर्विसेज में. अच्छा, in addition to that, next question, sir, if I am from tier 3 college, can I clear ESC? Does college, okay, you might be hearing to all these toppers ki we are from so and so NIT, we are from so and so IIT and all, but ultimately see, I have had friends who have cleared it from
मतलब आप कॉलेज का नाम भी नहीं जानते होगे, छोटे-छोटे स्टेट कॉलेजेस से हैं और टॉप 10 रैंकर्स हैं। ओके, यस द नंबर्स आर लेस क्योंकि कॉम्पिटिटिव भी उतना ज़्यादा है, ठीक है? तो देयर आर पीपल हू आर क्लियरिंग इट एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी पास्ट एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। आपको बहुत तगड़ा मैकेनिक्स या फिर कोई इलेक्ट्रोस्टैट्स में अच्छा, फिजिक्स में अच्छा नहीं होना है। आपको सिविल के सब्जेक्ट्स में अच्छे होने हैं। तो हाउ डज इट मैटर आप कॉलेज के पहले क्या, देखो कॉलेज मिलता है कॉलेज से पहले क्या किए हो उस पे, ना कि कॉलेज में क्या किए हो, ठीक है ना? कॉलेज में अगर आप सही काम कर रहे हो या फिर कॉलेज के बाद आपने उतनी मेहनत की है, व्हाई नॉट you can break this exam, obviously you can get it. All right, next. प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में यदि किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसे कैसे आंसर करना चाहिए सर? देखिए इंटरव्यू में तो नहीं आंसर करना है, आपको बोलना है कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई विल डेफिनेटली फाइंड आउट एंड गेट बैक ऑन यू लेटर। अगर मेंस में ना आए तो, अगर सब्जेक्टिव सवाल है और न्यूमेरिकल है तो आपको बस उसका कौन सा पार्ट नहीं आता उस पे जाना है। आपको एकदम एकदम ही नहीं आता तो आप कुछ लिख नहीं पाओगे, अगर लेकिन आपको थोड़ा सा भी आता है आप भरो। और अगर थियोरेटिकल आता है, आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप भर दो, कॉपी भरो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में कुछ तो नंबर मिल ही जाता है कॉपी भरने से। लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन, what are the methods to remove toxic metal elements from water, एक सवाल आया था 2023 के ESC मेंस में पेपर 2 में। तो आई डिड नॉट नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन, बट मैंने बड़ा जेनेरिक सा आंसर लिखा, फॉर एग्जांपल कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस, एनायन एक्सचेंज प्रोसेस, फिर मैंने जियोलाइट प्रोसेस लिख दिया उसमें। तो ऐसे करके मैंने बड़ा सही आंसर बना दिया जो कि नॉर्मल मेटल्स को रिमूव करने के लिए होता है, नॉट स्पेसिफिकली टॉक्सिक मेटल्स। देखिए टॉक्सिक मेटल्स हो रिमूव तो हो ही रही है, इजंट इट? तो वही बात है। तो अच्छा, अब रही प्रीलिम्स में अगर आपके, वन थिंग इज वेरी क्लियर, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का गेम है प्रीलिम्स। अगर आपके दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। बहुत सारे केसेस में ऐसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन में आप ए और बी में नहीं श्योर होगे, ऐसा नहीं है कि फिर छोड़ के आना है उसको, कोई एक लगा के आओ। वो आपका लक है, आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 50-50 वाले चांस हमेशा लेना है, क्योंकि मैंने वो लिया था अपने टाइम। ओके, आपकी रिविजन स्ट्रेटेजी कैसी रहती थी? रिविजन स्ट्रेटेजी वाज वेरी, वही था, मतलब जब मैं रिवाइज क्या करूं ये मैं सोच नहीं पाता था, बिकॉज मेरा वीक पॉइंट क्या है मुझे एग्जैक्टली आइडिया तभी लगता था जब मैं टेस्ट दूं। तो आप भी टेस्ट दीजिए, ऐसे आपको एग्जैक्टली हाईलाइट हो जाएगा, आपका मानो आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक्स में डिफिकल्टीज हैं तो आप फिर उस पे जाओगे, उसको आप पढ़ोगे। आपके सॉइल के टॉपिक्स में डिफिकल्टी है तो आप फिर उस पे जाओगे। तो ऐसे कर करके आप फिर ये चीज आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि हाँ ये है ये है ये है, ठीक है? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कितना टाइम लेना चाहिए? आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट प्री में यू हैव टू सॉल्व 150 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। सो इफ इट्स अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, आई बिलीव नॉट लेस देन 40, नॉट मोर देन 45 सेकंड्स। इफ इट्स अ न्यूमेरिकल, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। अब जोड़ और घटाव करके ये समहाउ इतना ही होता है। 180 का 180 ऑलमोस्ट लग जाता है। प्री टाइम में खत्म करना is also a skill in itself that you can only master when you give sufficient number of tests. Okay. um I don't know why you apologize, but ठीक है। Okay, thank you. You can ask your questions though. You can ask your questions. I'm here for now. So I'm waiting for more questions. Otherwise, we'll end here. And I wish you all the best. There are a lot of seats this time. I hope all of you who are watching will gain something valuable from this interaction with me. And let us wait for some time for some questions if they do appear. And after that, we can close this discussion. With the increase in seats, it is highly imperative कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, and I hope that with increasing competition आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो। एसी में सीट्स कितनी होती हैं, राइट? तो नोटिफिकेशन आया है। लास्ट ईयर इट वाज अबाउट 130, इस साल अबाउट 270 के आसपास सीट्स हैं शायद। बहुत अच्छे सीट्स हैं, जहाँ पे कि रेलवेज के अबाउट 70 सीट्स हैं, सीपीडब्ल्यूडी के अबाउट 30 हैं, आपके मॉर्थ के अराउंड 15 हैं, आईडीएससी के अबाउट 30 हैं,
तो वेरी गुड सीट्स आर देयर। और हमारे टाइम में 230 थे, मेजॉरिटी बीआरओ के सीट्स थे, और सीपीडब्ल्यूडी के आई थिंक 25 के आसपास सीट्स थे। तो सीट्स इस साल 270 सीट्स हैं, which is a very good vacancy if you ask me. It's the best in the last 6-7 years, I guess. Okay, then if there are no more questions, then I'd like to uh, consistency, again consistency पे मैंने आंसर किया हुआ है. You can take inspiration from a lot of people. There was a person, there is a person in our batch, Shubham Pawar, who has worked in NPCIL. He has managed his preparation with jobs, so he has also done a great job here. उसके बाद there are other people uh, who have done it. So अगर देखिए, जहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा है ना, आप डिमोटिवेट मत होइए. You have to keep the purpose higher than everything else, right? And then go on for it. उसी से आपका मतलब हो सकेगा. Okay, then if there are no more questions, I'll end the session here. All the best, and keep preparing. I hope you gained something from this session, and I'm very thankful to the UPSC time team for inviting me for this talk. Thank you so much. Thank you.